Hello students, today I am going to discuss the case third of PI of a non-homogeneous linear partial differential equation of second order. Previously we have discussed the two cases of PI. Now today we are discussing the case third. When fxy function is of the form x to the power m into y to the power n, that is product of x into y is occurring. Here m and n are positive integers. Then pi is written as 1 upon phi dt dash x to the power m into y to the power n, which is equal to phi dt dash inverse x to the power m y to the power n. That is हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम प्रीवियसली कर रहे थे होमोजीनियस के केस में भी. phi dt dash को हम बायनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 या 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 के फॉर्म में बनाएंगे. जैसे होमोजीनियस में कर रहे थे वैसे ही करेंगे. तो 1 प्लस एक्स बायनोमियल थ्योरम लगानी है आपको, या 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म बनानी है. तो आपको पता है कि अब इसमें बनाने के लिए एक आपको स्टार्टिंग में 1 चाहिए आपको. तो 1 लाने के लिए आप देखेंगे कि फाई डी टी डैश में आपको कॉमन लेना पड़ेगा. जैसे अगर लोवेस्ट डिग्री टर्म ऑलरेडी 1 है, मान लीजिए कोई कांस्टेंट 1 दिया है, तब तो कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मान लेता हूँ, जैसे ये दिया है डी टी डैश माइनस डी माइनस 2, मान लीजिए ये दिया है. तब इसमें देखिए ये माइनस 2 अगर आप कॉमन निकाल लेंगे तो आपको ऑलरेडी 1 मिल जाएगा. जैसे माइनस 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो इसकी जगह पे आ जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे बच जाएगा डी डी डैश अपॉन 2, ये माइनस में, और ये प्लस हो जाएगा डी अपॉन 2, कुछ ऐसे आ जाएगा. ठीक है. तो अभी देखिए यहाँ पे 1 आ गया, तब इसको 1 को आगे लिख लेंगे और बाकी जो चीज़ बची वही हमारा कैपिटल एक्स है. तो इसी को जब आप नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर माइनस 1 बनती है. फिर इसको बायनोमियल थ्योरम से आप खोल देते हैं इस फार्मूले से, या फिर ये तो ये फार्मूला बनता है या तो ये फार्मूला बनता है. तो ये हमें यही ध्यान देना है कि हम जब कॉमन लेंगे तो किस बिहाफ पे लेते हैं. अब मान लीजिए जैसे एक केस तो मैंने ये लिया था, ठीक है. दूसरा केस क्या हो सकता है कि हो सकता है लोवेस्ट डिग्री टर्म वहाँ पे कांस्टेंट ना दिया हो. जैसे आपको ये दे दिया, मान लेता हूँ डी स्क्वायर माइनस डी टी डैश माइनस डी डैश स्क्वायर, ऐसे कुछ करके, या डी डैश क्यूब है, या माइनस डी एक टर्म और बढ़ा देता हूँ. तो अब देखिए ये नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री, इस टर्म की डिग्री 2 है, स्क्वायर है. यहाँ डी डी डैश मिला के 2 डिग्री बनेगी 1 प्लस 1, इसकी भी डिग्री 2 हो जाएगी इस टर्म की. डी डैश का स्क्वायर है, यहाँ भी डिग्री 2 है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है. तो या तो सबकी डिग्री जब सेम होती है तब आप होमोजीनियस बोलते हैं ऐसे पॉलिनोमियल को, लेकिन यहाँ पे एक टर्म की डिग्री 1 है तो ये नॉन होमोजीनियस. तो इस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे आप चाहें तो लोवेस्ट डिग्री टर्म वैसे देखें तो डी है, तो आप चाहें तो माइनस का डी कॉमन ले लीजिए माइनस के साथ में, तो इसकी जगह प्लस 1 आ जाएगा. तो एक तरीका ये भी हो सकता है 1 लाने के लिए. बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा जो है लोवेस्ट डिग्री टर्म डी ही कॉमन लें. आप चाहें तो यहाँ से डी स्क्वायर भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अल्टीमेटली जो फॉर्मूला लगाना है वो 1 प्लस कैपिटल एक्स के फॉर्म में ही बनाना है, जिसको आप यूज़ करेंगे. ठीक है. तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि जैसे m की पावर बड़ी है तो आप d कॉमन ले लीजिए. मतलब एक्स स्क्वायर वाई है तो आप d की पावर बाहर निकालिए, या d स्क्वायर जो भी d की पावर है आप d कॉमन लीजिए. अगर m छोटा है, n बड़ा है, यानी y की पावर बड़ी है, तो आप d डैश बाहर निकाल लीजिए. ओके. तो यहाँ पे कुछ नोट में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि अगर कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो कांस्टेंट टर्म बाहर ले लीजिए. जैसा कि एग्जांपल में भी हमने बताया आपको, -2 था तो 2 बाहर ले लिया. ठीक है. और उसके बाद इसको डिनोमिनेटर से आप न्यूमरेटर में ले जाइए, और फिर ये इस तरह की फॉर्म बनेगी. इसको आप बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर देंगे एक्स की पावर में, और उसके बाद हम उसको फर्दर फिर जो हमारा फंक्शन है एक्स वाई, उसको इस ऑपरेटर पे अप्लाई कर देंगे. अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म नहीं दिया है तो आपको क्या कॉमन लेंगे आप. लोवेस्ट डिग्री टर्म अगर डी का मिल जाता है तो आप उसे कॉमन ले सकते हैं. डी हो सकता है, आप चाहें तो, अगर आपकी चॉइस है तो आप डी डैश भी ले सकते हैं. ओके. डी या डी डैश में जो मिल जाए आप उसमें से लेस चूज़ कर सकते हैं. ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि डी ही को निकालना है. और अगर अच्छा, यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है
कि हो सकता है कोई स्टूडेंट डी कॉमन लेके सॉल्व करे या कोई स्टूडेंट डी डैश को कॉमन निकाल के सॉल्व करे और बाइनोमियल थ्योरम बाद में लगाए, इस तरह से एक्सपेंड करे 1 + x⁻−1 या 1 - x⁻−1 जो फॉर्मूला बताया उससे। तो ऐसा नहीं है कि दोनों का आंसर सेम आएगा, दोनों का आंसर थोड़ा सा स्लाइटली डिफर आएगा पीआई। तो वही यहाँ पे लिखा है, फाई डी डी डैश इज एक्सपेंडेड इन 2 और मोर डिफरेंट वेज। अगर हम फाई डी डी डैश को 2 अलग अलग तरह से एक्सपेंड करेंगे तो 2 या 2 से अधिक तरीक़ों से अलग तरह से एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो जो पीआई आएगा हमें वो मे बी डिफरेंट विच इज़ इमैटेरियल। वो हमारा पीआई अलग अलग केस में थोड़ा सा अलग आ सकता है, 1-2 टर्म अलग आ सकते हैं, उनमें डिफरेंस आ सकता है, लेकिन इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सही रहेगा। मतलब हम इस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है पीआई में वो जो सीएफ आप फंक्शन लिख रहे हैं, हमारे प्रॉब्लम में जो भी क्वेश्चन में सीएफ आया है उसके थ्रू उस डिफरेंस को हम दूर कर सकते हैं। उस डिफरेंस को मतलब एक पीआई से दूसरे पीआई को हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सीएफ जो हमें मिला होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये इमैटेरियल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1-2 टर्म अलग हो सकते हैं पीआई के, आपके अलग आ सकते हैं, कोई दूसरे स्टूडेंट अगर सॉल्व कर रहा है दूसरे तरीके से एक्सपेंड करके तो उसका थोड़ा अलग आ सकता है आंसर, इसलिए इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 1-2 प्रॉब्लम देख लेते हैं इसके ऊपर। जैसे ये क्वेश्चन है s + p - q = z + xy। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा मैंने, s क्या होता है del2z/del x del y, प्लस p क्या है del z/del x, माइनस q क्या है del z/del y। और चूँकि z आपको पता है राइट साइड में केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन आते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, जो नीचे चल रहा है आपका एक्स वाई आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी के फंक्शन आपके राइट साइड में आने चाहिए। और z डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में आता है। तो ये प्लस z थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए इधर रखा गया है आपको, इसलिए आप उसको उठा के लेफ्ट साइड में ले आएंगे, -z = xy। उसके बाद में हमने इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, एक्स वाई था, del x को आप d लिखते हैं, del y को आप d डैश लिखते हैं। सिमिलरली del x को आप यहाँ पर भी d लिखेंगे और del y को आप d डैश लिखेंगे। ठीक है, -z सब में कॉमन ले लीजिए। देखिए इस तरह के x y ऐसे ही चलेगा। तो अभी आ गई क्वेश्चन हमारे पास। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन निकालना है, लीनियर फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हमने d डैश कॉमन ले लिया, तो d-1 बना। यहाँ पे देखिए -1 को +1 कॉमन आ रहा है, +1 निकालेंगे तो भी d-1 यहाँ था, यहाँ भी d-1 बन गया, d-1 कॉमन ले लिया तो अंदर d डैश +1 बचा। इसका CF लिख लेते हैं। CF में आपको पता है यहाँ पे देखिए -1 आ रहा है तो e की पावर में इसके अपोजिट जाएगा, कांस्टेंट जो भी होता है उसका अपोजिट जाता है x के साथ e की पावर में। तो e की पावर में x पहले से रहता है, साथ में जो भी कांस्टेंट है उसका अपोजिट साइन ले लीजिए। -1 है तो +1 ले लीजिए, +1x। F1 y + mx होता है, तो m क्या होता है, जो अंदर d डैश का कोफिशिएंट आता है। तो आपको याद होगा, फॉर्मूला में बता चुका हूँ कि अगर d - md डैश - a है तो इसके लिए जब लिखते हैं आप तो -a है तो यहाँ प्लस a जाएगा, F1 y प्लस, और यहाँ देखिएगा d डैश के साथ -m है तो यहाँ +m आएगा x के साथ। तो a की वैल्यू रख देते हैं आप और m की रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए इस सेकंड वाले फैक्टर में +1 है तो e की पावर में -1x जाएगा, d डैश है लेकिन d नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर d नहीं आ रहा है, d डैश तो आ रहा है, d डैश का कोफिशिएंट है 1, तो d डैश का कोफिशिएंट 1 है यानी x के साथ तो 1 आ जाएगा, x के साथ m की वैल्यू +1 हो जाएगी। क्या था, d डैश का कोफिशिएंट +1 है तो -1 आएगा यहाँ पे, तो यानी कि ये -x आना चाहिए था। लेकिन चूँकि आपको पता है, चूँकि यहाँ पे हमारा -x लिखें या x लिखें, क्योंकि यहाँ पे d नहीं आ रहा है। जब d नहीं आएगा तो जब d ही नहीं आ रहा है तो इस केस में y आपका जो हम लगते हैं y + mx लिखते हैं ना, तो y का जो कोफिशिएंट है एक्चुअली वो y का कोफिशिएंट 1 किस वजह से, क्योंकि यहाँ d का कोफिशिएंट 1 होता है, इस वजह से y का कोफिशिएंट 1 होता है। अब जब d नहीं होगा, अगर d खत्म है यानी d का कोफिशिएंट 0 है, d नहीं है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है, तो आप यहाँ 0 रखेंगे तो y खत्म हो जाएगा, mx ही बचेगा। m की वैल्यू आप d डैश के कोफिशिएंट से निकालते हैं, तो अगर d डैश कोफिशिएंट +1 है तो आप -x भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि फंक्शन सिर्फ x का है तो उसमें -x या +x लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे उसको डायरेक्टली x लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे -x ना लिखे सिंपली x लिखा है, क्योंकि d नहीं था इसलिए। तो ये इस तरह से आ गया, इसका CF हो गया। अब PI देख लेते हैं। PI में 1/dd डैश + d - d डैश -1 xy है। तो हमने क्या किया, इसको पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में फिर से लिखा है। अब देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म दिख रहा है -1, हम -1 बाहर निकाल लेंगे तो इस -1 की जगह +1 आ जाएगा, और और बाकी -1 से बाकी सारे टर्म्स को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा।
जिस चीज़ को कॉमन निकालते हैं उससे अंदर हर टर्म को डिवाइड कर देते हैं। -1 को जब -1 से डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा, उस +1 को हमने आगे लिख लिया है। ओके, चलिए तो अब देखिए इसको फिर हमने क्या किया, अब इसको कैपिटल एक्स मानना है, 1 के अलावा जो कुछ है उसको कैपिटल एक्स मानना होता है। तो देखिए इसमें चूंकि माइनस था आगे डी डैश में, तो हमने माइनस पूरे में कॉमन लेके लिखा है। तो जब आप कॉमन लेंगे माइनस, तो अंदर हर टर्म को माइनस से डिवाइड कर दिया मैंने। तो ये ऑलरेडी माइनस का था तो प्लस में हो गया, ये माइनस का टर्म था, माइनस से डिवाइड करेंगे -1 से तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इसको माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो अब ये पूरा कैपिटल एक्स बन जाएगा, 1 माइनस कैपिटल एक्स का फॉर्म हमारा ये बन जाएगा, 1 माइनस कैपिटल एक्स की पावर -1। जब ऊपर लेकर जाएंगे तब -1 पावर आ जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए इसको हम फिर नीचे से ऊपर ले गए पूरे को, ये पावर -1 बन गई। अब इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड कर दीजिए। आपको याद होगा 1 माइनस कैपिटल एक्स का फॉर्मूला क्या था, मैं बता चुका हूँ, 1 माइनस कैपिटल एक्स की पावर -1। तो ये चलता है 1 प्लस कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल एक्स क्यूब एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। कैपिटल एक्स सब प्लस में चलते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अगर यहाँ पे प्लस होता बीच में 1 प्लस एक्स की पावर बनती, तो जो ऑड टर्म्स हैं, सॉरी जो एक्स की ऑड पावर के टर्म्स हैं उनमें माइनस आ जाता। तो पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी यहाँ माइनस आता, फिर तीसरा प्लस, फिर चौथा माइनस एंड सो ऑन, ऐसे चलता। तो चलिए अब देख लेते हैं क्या आएगा, ये देख लीजिए। तो हमने ये देखिए लिख लिया -1 प्लस डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश, ऐसे आ गई, ये पूरा कैपिटल एक्स है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब ये डिपेंड करता है कहाँ तक एक्सपेंशन जाएगा, मैं बता चुका हूँ, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर भी 1 है। तो आप मैक्सिमम जो ऊपर जिसके लिए डिफ्रेंशिएशन करना है, तो एक्स भी एक ही बार हो सकता है डिफ्रेंशिएट, वाई भी एक ही बार हो सकता है। तो डी और डी डैश की मैक्सिमम पावर जो ऊपर है न्यूमरेटर में, उसका मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है। डिनोमिनेटर में आता है तो उसका मतलब इंटीग्रेशन होता है। चूँकि यहाँ न्यूमरेटर में ही आ रहा है, तो आप किसी की भी स्क्वायर नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि ना तो एक्स को 2 बार आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ना तो वाई को। तो आप किसी का भी स्क्वायर नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो ठीक है, हम केवल उसकी सिंगल पावर, देखिए हमने एक बार लिखा इसको, ये तो चल जाएगा क्योंकि यहाँ किसी का स्क्वायर नहीं है। तो अच्छा, मैंने इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी की, देखिए फॉर्मूला लगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। मैंने आपको एक्सपेंड करके दिखाया है इसका होल स्क्वायर। अच्छा, क्यों खोला है, क्योंकि हो सकता है इसमें कोई एक टर्म या 2 टर्म हमारे काम के निकल आए, यानी जिससे हमें आंसर मिलेगा, वो सारे एक्स वाई को ज़ीरो नहीं करेंगे। तो देखिए मैंने खोल दिया, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर किया, फिर बी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab इन दोनों का प्रोडक्ट 2 टाइम्स, फिर bc 2 टाइम्स। अब देखिए ये जब मैंने किया 2bc, ये जो लिख रहा हूँ 2bc, दूसरे तीसरों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 टाइम्स मल्टी, तो -2 डी डैश। अब यहाँ एक बार x और एक बार एक्स वाई के लिए डिफ्रेंशिएशन होगा, और ये पॉसिबल है, तो ये टर्म रह जाएगा। बाकी डी स्क्वायर 2 बार x को करेगा तो 0, यहाँ भी दोनों स्क्वायर हैं, ये भी 2 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो किसी के लिए भी 2 बार अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर 0 होगा, चाहे एक्स के लिए करें चाहे वाई के लिए। और आखिरी वाले में डी डैश स्क्वायर है तो कुछ नहीं मिलेगा। यानी ये एक टर्म जो है -2 डी डैश, ये एक ऐसा टर्म है जो हमको कुछ रिजल्ट देगा। इसलिए इस पूरे ब्रैकेट में हमने केवल इसी को रख लिया है, और लीव कर दिए हमने हाइयर टर्म्स को, जो हाइयर टर्म्स हैं, लीव हाइयर डिग्री टर्म्स, उनको हमने छोड़ दिया है। ठीक है, हाइयर डिग्री टर्म्स मतलब इसके आगे के छोड़ दिए, भाई ये सब छोड़ने पड़ेंगे ना, टू ये सब इनको छोड़ दिया। तो हमने केवल इसमें से इसको लिखा, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग आंसर मिलेगा। हाइयर डिग्री टर्म्स के लिए तो 0 हो जाएगा। तो पहला वाला ब्रैकेट वैसे ही था, दूसरे पूरे ब्रैकेट में बस -2 डी डैश। अब आप खोल दीजिए, एक्स वाई को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एक्स वाई 1 एक्स वाई, और फिर इस ऑपरेटर पे लगा दीजिए ऑपरेंड, एक्स वाई ऑपरेंड है तो डी डैश के ऊपर एक्स वाई, फिर डी पर, फिर डी डैश पे, ऐसे अप्लाई कर दिया, देखिए -d डैश पे, और फिर ये -2 डी डैश ऑफ एक्स वाई। फिर हमने एक बार इसको, पहले आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, पहले डी डैश को करेंगे तो वाई का 1 हो जाएगा, एक्स बचा। यहाँ एक्स के लिए डी को करना, डी का मतलब एक्स के लिए डिफ्रेंशिएशन, तो वाई बचेगा। ऐसे डी डैश करेंगे तो वाई ख़त्म हो जाएगा, एक्स बचेगा। और यहाँ पे अगर डी डैश पहले कर दिया तो वाई 1 हो जाएगा, एक्स बच जाएगा, 2dx -2dx। अब जहाँ जहाँ डी है, डी का मतलब एक्स के लिए, तो एक्स का एक्स के लिए 1, एक्स का एक्स के लिए 1, बाकी सब वही है। अब -2 + 1 -1 देगा। ठीक है, बाहर -1 था, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, ये आ गया, यही आपका पी हो गया। कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, z = CF + PI, जो भी CF PI रख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, जैसे ये है। अब इस प्रॉब्लम में मैंने इसको सॉल्व किया है, चूँकि ई की पावर वाला केस हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हम केवल एक्स वाई के लिए सॉल्व करके आपको यहाँ पे दिखाएंगे। मैं इसको छोड़ रहा हूँ फिलहाल, ई की पावर x + 2y, इसको मैं छोड़ दूँगा। ठीक है, मैं हाँ एक्स वाई के लिए फ़िलहाल सॉल्व करूँगा, क्योंकि ये केस 1 है और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखिए हमने ये लिखा, अब इसको पहले लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करना है। तो ये a² - b², फॉर्मूला लगा दीजिए पहले 2 टर्म में, a + b, a - b, माइनस, देखिए इसमें -3 कॉमन हो रहा था, तो क्या बचेगा, d, और प्लस माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और डी डैश।
अब डी माइनस डी डैश देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको निकाल लीजिए। सेकंड फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म में था। अब क्या बचा यहाँ पे डी प्लस डी डैश माइनस 3 इंटू जेड। अब यहाँ देखिए डी माइनस डी डैश है, अच्छा रियल पार्ट जीरो है तो ई की पावर में 0x हो गया, कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट आ ही नहीं रहा, +1 -1 कुछ नहीं है तो ई की पावर 0x f1। अब यहाँ डी डैश का कोएफिशिएंट -1 है तो +1 जाएगा, x के साथ y प्लस mx होता है तो y प्लस x प्लस ई की पावर, अब देखिए यहाँ पे -3 है तो यहाँ प्लस x के साथ +3 जाएगा, ई की पावर 3x f2 y, और यहाँ प्लस डी डैश है तो माइनस जाएगा x के साथ तो y माइनस x। बस यही आपका सी एफ हो गया। ई की पावर 0x1 होगा यानी f1 y प्लस एक्स प्लस ई की पावर 3x f2 y माइनस एक्स। ठीक है, पी आई 1/, फिर से लिख लिया हमने पूरा फॉर्म में लिख लिया एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब यहाँ लोवेस्ट डिग्री टर्म आप चाहो तो डी भी कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो डी डैश भी। यहाँ एक्स और वाई दोनों की पावर सेम है तो ऐसा कुछ नहीं कि डी लेना है या डी डैश लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जिसको चाहो वो निकालो। जैसे मैंने यहाँ पे -3d को पूरा -3d कॉमन ले लिया, क्योंकि अगर जिसकी जगह +1 लाना है, +1 लाने के लिए 3d कॉमन लेता मैं तो यहाँ -1 आता, हमें तो +1 चाहिए क्योंकि 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स लाना है, 1 तो प्लस का होना चाहिए तो -3d पूरा कॉमन ले लिया। तो देखिए -3d से सारे टर्म्स को डिवाइड कर दिया, तो जहाँ -3d खुद था वहाँ +1 बचा, बाकी सब में -3d डिवाइड कर दिया मैंने। अब मैंने इसको इन सबको मैं ऊपर अच्छा इसमें मैंने माइनस कॉमन, चूँकि 1 माइनस एक्स करके लिखेंगे आप, तो देखिए डी डी डैश के आगे माइनस था ना, तो माइनस पूरी तीनों टर्म्स में माइनस कॉमन भी ले लिया, तो कॉमन लेंगे तो ये माइनस था इसके साथ तो ये प्लस में बचा, ये माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ प्लस बचा, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, यहाँ जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए। चलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया है, ये प्लस नहीं यहाँ माइनस होना चाहिए क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया था तो ये माइनस में आ जाएगा। फिर इस फ्रैक्शन को, इस पूरे एक्सप्रेशन को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी होल पावर -1 लग जाएगी, तो ये फॉर्मूला आपका लग गया 1 माइनस कैपिटल एक्स की पावर -1 का फॉर्मूला चल जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं इसको एक्सपेंड कर दिया 1 माइनस एक्स की पावर -1 को, तो ये आपका फॉर्मूला ये आपका अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कैपिटल एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो ये देखिए हमारा 1 प्लस कैपिटल एक्स मतलब ये पूरा क्वांटिटी, फिर प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम क्या करेंगे कि -1/3d तो बाहर कॉमन चल ही रहा है, एज इट इज़ वो चलता रहेगा जब तक अंदर सॉल्व नहीं हो जाएगा। फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर को खोल दिया हमने, तो चूँकि 3 टर्म है इनका होल स्क्वायर खुलेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca देखिए चलेगा। a स्क्वायर पहले का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, फिर तीसरे का स्क्वायर, ओके, और फिर 2ab, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ध्यान दीजिएगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट x और y की पावर यहाँ 1 है, ओके, तो x और y की पावर 1 है तो इसका मतलब हुआ कि हमें डी और डी डैश दोनों के पावर 1 ही चाहिए, इससे ज़्यादा पावर होगी तो हमारा रिजल्ट 0 हो जाएगा। चाहे डी की ज़्यादा पावर हो, डी स्क्वायर हो या डी डैश स्क्वायर हो, कोई भी की पावर 2 होगी एक्स डी या डी डैश की तो हमारा रिजल्ट 0 होगा, तो हमें उसको लिखने कोई मतलब नहीं। तो अब देखिए पहला छोड़ दीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, डी स्क्वायर है, डी डैश की पावर तो 4 है, छोड़ दीजिए, यहाँ स्क्वायर है, क्यूब है, केवल एक ये टर्म है 2d-3, यहाँ पे ही डी या डी डैश जो भी है मतलब सिर्फ डी डैश ही है, उसकी पावर 2 नहीं है, तो बस इसको लिख लेंगे हम, बाकी छोड़ देंगे। पहले वाले ब्रैकेट में जहाँ 1 प्लस कैपिटल एक्स का लिखा था यहाँ भी डी डैश स्क्वायर ऊपर है तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डी डैश स्क्वायर 2 बार आप डिफ्रेंशिएट करेंगे y के लिए तो एक ही बार में y का 1 होगा, दोबारा फिर y का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर लीविंग हायर डिग्री टर्म्स, बाकी हमने सारे टर्म्स को छोड़ दिया है, तो जो बचे जो ज़रूरी थे वो लिख लिए। अब आप एक्स वाई को अंदर ले आइए, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अंदर एक्स वाई सब जगह लगा दिया हमने, इस पे भी एक्स वाई इस पे भी लग गया, इस पे भी लग गया, इस पे भी लग गया, तीनों पे लग गया। अब डी डैश को पहले डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए सब पे, न्यूमरेटर पे जो लगा है डी डैश मतलब y का 1 हो गया, क्या बचा x, और यहाँ पे देखेंगे तो d का मतलब x का 1 हो जाएगा, y बचेगा y/3, यहाँ डी डैश का मतलब y का 1 हो गया, x/3 2y3x। अब ये 1/d का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/d, अब 1/d डैश होता है तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो d के लिए x के लिए इंटीग्रेट किया, x का x²/2 हो गया। ठीक है, ये सिंप्लीफाई। अच्छा आप देखिए बाहर भी एक 1/d था, तो अब हमने एक बार सबको फिर से x के लिए 1/d मतलब x के लिए इंटीग्रेशन, तो फिर से x के लिए कर दिया, x का x²/2, x स्क्वायर का x³/3, 2 पहले से था, 3 2 जा 6, y के 3 है तो इसके साथ x लग जाएगा क्योंकि कुछ नहीं है, कांस्टेंट माना जाएगा इसको, तो x लग गया, x का x²/2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये सिंप्लीफाई करने पर आ गया, यही आपका पी आई हो जाएगा, और जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो आपका z = CF + PI हो जाएगा।
तो आज के वीडियो में फ़िलहाल यही है, जो थर्ड केस था पीआई का। अगले लेक्चर में हम फोर्थ केस एक बचा है वो भी कवर करके और ये हम अपना टॉपिक फिनिश करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ लेक्चर और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा इसके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।